तो वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग की रिवीजन की हमारी ये दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं डेटा टाइप्स। हमने जो कि कल की क्लास हमारी लास्ट क्लास थी, इसमें हमने डेटा टाइप्स आपको पढ़ाया था। उसी से क्लास को शुरू करते हैं। उसको रिवीजन करते हैं, ठीक है? तो कल हमने बताया था कि हमारे पास जब भी कोई डेटा स्टोर करना होता है, तो हमें एक डेटा डिफाइन करना होता है। कैसे डिफाइन करते हैं? लिखते हैं डिम। डिम का फुल फॉर्म होता है डायमेंशन, मतलब हार्ड डिस्क के किसी भी डायमेंशन के अंदर, ठीक है? डायमेंशन मतलब लोकेशन। हार्ड डिस्क के किसी भी डायमेंशन के अंदर जो है ए करेगा, और यहाँ पे हमने लिखा नाम दिया, जैसे आर दे दिया एज ए, और इसका इसका कास्ट, कास्ट हमने क्या लिखते हैं? इंटीजर, लॉन्ग, जो भी है लिखते हैं। ये हमारा कास्ट हो जाता है। अब ये जो होता है इसको बोलते हैं टेम्परलिंग सेविंग लोकेशन। क्या बोलते हैं? टेम्परलिंग सेविंग लोकेशन। टेम्पररी क्यों बोलते हैं? टेम्पररी बोलने के पीछे का पर्पस है कि आर का जो अस्तित्व है वो सिर्फ तभी तक है जब तक ये माइक्रो चल रहा है। जैसे ही माइक्रो बंद हुआ, आर का अस्तित्व खत्म हो जाता है, ठीक है? तो इसका अस्तित्व कब तक है? जब तक कि ये चल रहा है। अब यहाँ पे हम इंटीजर लेते हैं, बाइट लेते हैं, लॉन्ग लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, और अलग तरह की चीज़ों को भी लेते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको। चैट जीपीटी से पूछेंगे तो आपको बता देगा वो। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2 चीज़ों पे। पहला एरे, और दूसरा ग्लोबल वेरिएबल। समझ में आया? दूसरा क्या हुआ? ग्लोबल वेरिएबल। तो हम सबसे पहले हम ग्लोबल वेरिएबल को समझते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल से बोल दिया कि डिम एम एज ए, यहाँ पे मैंने बाइट कर दिया, बाइट। और यहाँ बोला एम इक्वल टू इनपुट, नहीं, एक मिनट, एम एज ए, हम डेट कर देते हैं, डीओबी करते हैं यहाँ पे, डीओबी एज ए डेट करते हैं, और डीओबी इक्वल टू हमने लगाया इनपुट बॉक्स, और यहाँ बोला कि एंटर डीओबी डी डैश एम डैश वाई फॉर्म, ठीक है? अब जब मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे मैं डालूंगा कि 10 जैन 2020, यहाँ पे 26, तो ए डी के ऊपर स्टोर हो जाए। क्या हो जाएगा? डी के ऊपर स्टोर हो जाए, ठीक है? अब प्रॉब्लम ये आती है कि मुझे यहाँ पे एक मैक्रो बनाना है जो कि एज बताएगा, एज इन डेज। तो एम एस जी बॉक्स के अंदर में हमें लिख दिया एज, यहाँ पे हमें लिख देते हैं कि एज इन डेज, और यहाँ पे हमने कॉन्केट यहाँ पे कर दिया डेट माइनस सिस्टम डेट माइनस डी ओ पी, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ और डेट देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे दिया कि 20 जैन 1975, एंटर प्रेस किया, तो 18,676 डेज आ। अब मुझे जो एज का डिफरेंस है उसको मंथ में, डे में, और ईयर में चाहिए। एक घंटा बाद ठीक है? तो कैसे करें? तो हम अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि हम
पॉपअप लगा सकते हैं कि भाई सर्च करेगा कि ये अगर डेज है तो दिखे वगैरह-वगैरह। देखिए अभी वहाँ नहीं जाते। अभी मैं यहाँ पे वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? ग्लोबल वेरिएबल्स का। तो जो अब ग्लोबल वेरिएबल्स का मतलब हुआ कि नीचे जो हम हैं, एक काम और करना चाहते हैं नीचे, यहाँ नीचे एक और मैक्रो बनाना चाहते हैं। ये हमारा डीडी का मैक्रो हुआ, डे का। अब मैं एक मैक्रो बनाना चाहता हूँ एमएम का। तो यहाँ पे लिखते हैं सब एमएम ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है? अब मुझे पूरा कोड करना पड़ेगा। ठीक है सर? अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल ना लूँ, नॉर्मल वेरिएबल जैसे चलता लूँ कि इनपुट होगा डेट, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एम इक्वल टू लगाएँगे वो फ़ॉर्मूला डेट DIF, डबल एफ होता है इसमें। एफ मुझे इंटरवल चाहिए मंथ में, तो हमने एम डाला और यहाँ पे डेट 1 हमारा DOB है और डेट 2 हमारा क्या है? हमारा सिस्टम डेट। ठीक है? फिर हम यहाँ पे MSG बॉक्स और इसके अंदर लिखेंगे कि ऐज इन मंथ और यहाँ एन परसेंट हम एम को दें। तो एक बार जब इसको रन करेंगे तो फिर भी मुझसे फ़ॉर्मूला नाम पूछेगा। फिर अगर मैं इससे पूछेंगे फिर यहाँ से मुझे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। जैसे दे दिया कि 10 जैन 1975 देन ओके। तो ये आ गया कि 614 मंथ। तो हर बार मंथ मुझे डालना पड़ रहा है। क्या सर? सेम मैं यहाँ पे एक और फ़ॉर्मूला ईयर के लिए लगाता हूँ, वाई वाई ईयर। ईयर में क्या होगा? यहाँ पे एम के जगह पे हम वाई, तो हर बार मुझे देना पड़ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो दिख रहा है ना, इसको कट करके स्टार्टिंग में यहाँ डाल, समझ में आया सर? मतलब हर सब्जेक्ट से बाहर। अब मुझे यहाँ पे किसी में डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है और नहीं मुझे इनपुट लेने की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ एम डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे कि डिम एम एज ए लॉन्ग और यहाँ भी डिम, अब एम को भी डिम एम एज ए लॉन्ग। समझे सर? तो ग्लोबल वेरिएबल को हमने डिफाइन कर दिया। अब इससे क्या होगा कि हर जगह पे डिफाइन करना और उसको लोड करने की ज़रूरत नहीं। बस एक बार मुझे पहला मैक्रो रन करना है। जो पहला मैक्रो हमने यहाँ पे रन किया और यहाँ पे मैंने डेट डाल दिया कि 10th जैन 1978। तो यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया। भाई इतना दिन हो गया। अब मैं एमएम को रन करूँगा, तो आप देखेंगे कि मुझे दोबारा मंथ डेज़ नहीं डालना है और 5, 7, 8 यहाँ पे ऑटोमैटिक आ रहा है। उसी तरह से ईयर के लिए भी मुझे सेम। इतना लंबा एज इन मंथ आ रहा है। ईयर 4 बार वाई देना पड़ता है। उस अब आया। तो 4 बार वाई देना होता है 48। तो यहाँ आपने देखा, इसमें आपने क्या देखा कि हम वेरिएबल्स को इंडिविजुअली हर माइक्रो में डिफाइन करते हैं। वो लोकल वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकल वेरिएबल।
लेकिन अगर हम किसी फंक्शन से बाहर स्टार्टिंग में वेरिएबल अगर डिफाइन कर दें, एक कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल, जो हम उसी वेरिएबल को कई सारे मैक्रो में काम करते हैं। एक बार जो वे एक मैक्रोस के ऊपर जो वैल्यू स्टोर कर देती है, उस वैल्यू को जब तक मेरा फाइल रीओपन नहीं होता है, तब तक उसको कंसीडर करके रख सकता है। अब इसका इस्तेमाल इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जैसे मान लीजिए मुझे मंथली रिपोर्ट्स बनानी है और रिपोर्ट्स के लिए मेरे पास कई सारे शीट्स पे रिपोर्ट्स बनानी है। तो हम एक ही मैक्रो के ज़रिए सारी रिपोर्ट नहीं बनाएँगे, हम मैक्रो को तोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कि सिटी वाइज़ ईयरली रिपोर्ट के लिए सिटी वाइज़ प्रोडक्ट रिपोर्ट के लिए हम एक एक अलग मैक्रो बनाएँगे। सेल्स ऑफिसर वाइज़ क्वांटिटी रिपोर्ट्स के लिए हम दूसरी मैक्रो बनाएँगे। ऐसे 3-4 मैक्रो बनाएँगे, लेकिन 3-4 मैक्रो का फ़िल्ट्रेशन जो होगा, इंटरैक्शन जो होगा, मंथ होगा। तो 4 अलग-अलग मैक्रो जो रन होगा, चारों पे अलग-अलग मंथ देना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम एक ग्लोबल वेरिएबल पे मंथ डाल दें, ताकि वो चारों माइक्रो के ऊपर कंसीडर कर लेगा और बार-बार हमें वैल्यू इनपुट ना करना पड़े। जैसे कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को मुझे बार-बार इनपुट नहीं करना पड़ रहा है। रोहित जी, समझ में आया आपको? हाँ जी सर। तो ये एक मैक्रो के अंदर जो बना उसको कहा लोकल वेरिएबल, और जो मैक्रो के बाहर बनाया गया, डिफाइन किया हमने, उसको बोला ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल की कुछ लिमिटेशंस है, उसको जान लें। सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि सबसे पहली मैक्रो जो है आपको स्टार्टिंग में दिया, अब ये जो मैक्रो अगर रही, माना डीडी मैक्रो नहीं रन हुआ, तो ये इनपुट वर्क्स नहीं चलेगा, वैल्यू स्टोर नहीं होगा। अब वैल्यू स्टोर नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि बाकियों को वैल्यू नहीं मिलेगा। क्या सर, समझे? वही चीज समझ में आया प्रॉब्लम? हाँ सर, समझ में आया। इसको बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है ना? तो ग्लोबल वेरिएबल किसी को, दीपक जी कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े? जी सर, आगे बढ़िए सर। चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं एरे के बारे में। ठीक है ना? एरे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें कुछ भी वैल्यू स्टोर करने के लिए डिफाइन करना होता है। जैसे कि मुझे करना है यहाँ पे डिम आर एज ए लॉन्ग। तो लॉन्ग होता है यहाँ पे, रोहित जी पता है आपको इस पूरा डेटा टाइप क्या क्या होता है? नहीं, ये भी डेटा टाइप का नहीं पता है। डेटा टाइप डिफाइन क्यों करते हैं, पता चलता है आपको, पता है आपको? नहीं, अभी ये तो नहीं हमें ऐसा आइडिया है थोड़ा कि क्यों डिफाइन करते देखिए हैं। सिंपल सी बात समझिए यहाँ पे, कि जैसे ये देखिए, मुझे इनपुट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ लेना है। ये रन होते ही क्या मांग रहा है? डेट ऑफ बर्थ के इनपुट बॉक्स दे रहा है ना सर। अब ये जो डेट एंट्री करेंगे, ये तो इनपुट बॉक्स का सर लेता है ना सर, स्टोर नहीं करता है ना सर। हाँ। स्टोर करने के लिए कोई स्टोरेज पॉइंट तो चाहिए ना सर। ओके, तो उसके वो आ रहा यहाँ है ना तो। यहाँ अगर हमने डाला वो 10 जैन 1975, तो ये जो डेट है, ये कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए ना सर। स्टोर करने के लिए मैं A1 B1 C1 D1 लूंगा, लेकिन A1 B1 C1 एक्सेल रेंज होता है, हर बार लेना जरूरी नहीं, हर बार लेने से दिक्कत होगा। तो ये वैल्यू स्टोर हो, इसी के लिए मैंने यहाँ पे डीओबी नाम का एक वेरिएबल्स लिया। क्या लिया? वेरिएबल्स लिया। समझे? तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे डिम आर एज ए रेंज, अब आर के जगह पे एक्स वाई जेड ए बी सी सब कुछ डाल सकते हैं।
और लॉन्ग क्या हुआ, डेटा टाइप हुआ कि इसके अंदर लॉन्ग डेटा टाइप स्टोर होगा, मतलब आर के ऊपर हम कोई भी वैल्यू इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। कैलकुलेशन की फॉर्मूले का रिजल्ट डाल सकते हैं, इनपुट बॉक्स से डाल सकते हैं, कैलकुलेशन रिजल्ट डाल सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए ना, डेटा डिफ का फॉर्मूला लगा तो अपनी वैल्यू कहाँ स्टोर किया, एम पे स्टोर किया। एम क्या है, लॉन्ग। अभी लॉन्ग क्या है, ये एक कास्ट है, डेटा टाइप, ठीक है ना। अब इसको समझना है तो पूरा का पूरा लिस्ट समझना पड़ेगा। सबसे छोटा होता है बाइट, जो कि 1 बाइट की होती है, जो 0 से लेके 255 0 से 255, मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे लिखा कि डिम बी एज ए बाइट, राइट, ये सबसे दो छोटा डेटा टाइप होता है। अब इस बी के ऊपर हम 0 से लेके 255 तक का नंबर डाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम 5 स्टोर कर देंगे, या 10 स्टोर कर देंगे, या 15 स्टोर कर, ठीक है ना, ताकि ये नीचे ले सके। जैसे यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ में हमने कैलकुलेट करके ईयर डाला, और फिर बाद में हमने मैसेज बॉक्स को ईयर पास किया। जैसे कि कल की आपकी क्लास में मैंने YMD लिया था ना सर, FN लिया था, वही जी। हाँ। वो सब डेटा टाइप है, लेकिन वो अनडिफाइंड है, और यहाँ हम डिफाइन कर। ओके। तो यहाँ पे बाइट, बाइट जो है 255 तक जाता है। इंटीजर जो है -32,000 से +32,000 तक जाता है। लॉन्ग जो है 2 बिलियन से -2 बिलियन से +2 बिलियन में जाता है। सिंगल डेसिमल्स लेता है, लेकिन सिंगल का यूज हम लोग नहीं करते, हम लोग करते हैं डबल का, ठीक है ना। सिंगल में 2 ही डेसिमल प्लेसेस होता है, तो हम डबल मतलब कि डेसिमल, सबसे ज्यादा नंबर लार्ज डेसिमल नंबर यूज होता है। और ज्यादा बहुत बड़ा नंबर, जैसे में बहुत बड़ा नंबर हो, 2 बिलियन से भी ज्यादा नंबर हो, तो ऐसे केस में हम डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं। करेंसी मनी वैल्यू होता है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल हम नहीं करते, क्योंकि ये भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका डेसिमल भी होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और नहीं है, इसमें स्ट्रिंग होता है टेक्स्ट के लिए, और एक हमारे पास आता है आपका बुलियन होता है ट्रू फॉल्स के लिए। और उसके बाद यहाँ पे वेरिएंट, वेरिएंट होता है कैन स्टोर एनी डेटा टाइप। जब आपको कंफ्यूजन हो कि मेरा डेटा क्या हो सकता है, तो यू कैन यूज द वेरिएंट। लेकिन प्रॉब्लम है, हर की एक साइज आप देख पा रहे हैं, देख रहे साइज आपको। हाँ। तो इसमें वेरिएंट का जो साइज होता है 32 बाइट होता है, जो कि हाईएस्ट होता है। और ओके। एक जो माइक्रो हम बनाते हैं, जैसे RR/1 बनाया, इसकी हाईएस्ट साइज जो होता है, हाईएस्ट साइज जो होता है वो क्या होता है, 255, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरा चीज हम डिफाइन क्यों करेंगे, क्योंकि हम बिना डिफाइन के भी ले सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे हम मान लीजिए कि यहाँ पे चाहिए k इक्वल टू पूजा, तो k को कहीं डिफाइन तो नहीं किया, फिर भी एक्सेप्ट कर रहा है, क्यों। देखिए, डिफाइन न करने से 2 प्रॉब्लम हो। पहली प्रॉब्लम होगी कि अगर किसी की माइक्रो का जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस में रिक्वायर वेरिएबल चेक्ड होगा। डिफ़ॉल्ट ये लेटेस्ट वर्ज़न में अनचेक्ड होता है, लेकिन पुराने कई सारे वर्ज़न्स में ये चेक्ड होता है। अगर चेक्ड है तो आपको एरर देगा, ठीक है ना? क्या देगा? जैसे मैंने चेक कर दिया ना, ओके करता हूँ। अब जैसे इसको रन करूँगा, तो एरर अभी तो रीस्टार्ट होने पे एरर देगा, ये आपको एरर देगा, पहली चीज। इसलिए आपको वेरिएबल करना पड़ेगा। जब मल्टीपल पीसी पे जाती है फाइल, तो हर किसी को थोड़ी बोलेंगे कि आप रिक्वायर वेरिएबल को अनचेक करें। अमृता जी के साथ शुरुआती क्लास में प्रॉब्लम हुआ था इसी चीज का। दूसरा रीजन होता है इसको, डेटा को टाइप डिफाइन करने का कन्वर्जन। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे आर को लॉन्ग कर रखा है, अब आर के ऊपर कैलकुलेशन या किसी फॉर्मूले की मदद से डेसिमल आता है, तो आर ऑटोमेटिकली इसको राउंड कर देगा, हमें राउंड का फॉर्मूला ना लगाना पड़े। ये हमारा कन्वर्जन का होता है। दूसरा होता है रिपीटेशन, जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेट किया, और फिर हम इसी को एम को यहाँ पे यूज कर दिया, ठीक है।
इसलिए। आप समझ में आ गया रोहित जी वेरिएबल्स? किसी और को दिक्कत है वेरिएबल में? डेटा टाइप में कोई प्रॉब्लम? रोहित जी आ गया समझ में? दीपक जी, हाँ जी। विकास जी, बाकी और लोग? चलिए, अब हम बात करते हैं एरे डेटा टाइप के बारे में। एरे, जैसे कि हम यहाँ पे एरे की बात करें, मान लीजिए मुझे यहाँ पे 3 वैल्यू है यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 वैल्यू। मुझे इन तीनों वैल्यू को उठा के वेरिएबल पे डालना है, ताकि यूज़ कर सकूँ, ठीक है? तो यहाँ मुझे 3 वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। डिम A एज़ ए लॉन्ग, कॉमा B एज़ ए लॉन्ग, कॉमा C एज़ ए लॉन्ग। एक साथ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं या फिर हम अलग-अलग भी जैसे यहाँ पे किया है अलग कर सकते हैं। लॉन्ग ले लिए, अब मुझे A इक्वल टू रेंज A1 डॉट वैल्यू, B इक्वल टू रेंज C1 डॉट वैल्यू और C इक्वल टू अगेन रेंज D1 डॉट वैल्यू। क्लियर है? और फिर अगर मुझे एक-एक वैल्यू को मैसेज बॉक्स में देना है, एमएससी बॉक्स में देना है, मान लीजिए रिटर्न करना है, तो यहाँ पे A, फिर 3 बार इसको लिखना पड़ेगा, B और इसको लिखना पड़ेगा C। अब ये तो 3 है, लेकिन मान लीजिए 5 होता, तो फिर मुझे एक और यहाँ पे 2 वेरिएबल और डिफाइन करने पड़ते, फिर दोनों को लोड करना पड़ता, फिर यहाँ पे तीनों को आउट करना पड़ता। मतलब इसमें हम कोई ऑटोमेशन नहीं कर सकते ना सर? क्या? अब यहीं पे काम आता है एरे। तो एरे में क्या लिखेंगे? या लिखेंगे सिंपल कि डिम ए बी और हम लिख देंगे 1 2 5। क्या लिख देंगे? 1 2 5 एज ए लॉन्ग। हमने बोला कि डिम ए बी 1 2 5, मतलब 1 से ए बी जो है 1 से 5 तक। अब आसानी से यहाँ लूप लगा सकते हैं कि लूप 1 से लेके 5 तक चले और नेक्स्ट आए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे ए ए बी और ब्रैकेट में हम देंगे ब्रैकेट में देंगे आई और इक्वल टू अब यहाँ पे हम सेल्स लगा देते हैं। सेल्स आई सेल्स में हमने बताया था रोहित जी R1 C1 होता है ना, रो नंबर कॉलम नंबर। तो रो नंबर हमारा आई हो जाएगा 1 2 3, कॉलम नंबर 1 हो जाएगा और डॉट वैल्यू। तो अब मेरा नंबर 1 हो चाहे 10 हो तो मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा। तो अलग-अलग 10 वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत तो नहीं है। और फिर वापस मुझे अगर मैसेज बॉक्स में शो भी करना है तो अगेन मैं लूप लगाऊंगा कि फॉर आई इक्वल टू चले 1 2 5 और एमएसजी बॉक्स। अब इसको वैल्यू पास कैसे करेगा? ए के साथ हमने आई और नेक्स्ट, मतलब कि हमने A1 to 5 किया और इसके ऊपर नंबर डालना है तो मैं ए बी और इसके अंदर 1 इक्वल टू 50, ए बी यहाँ पे 2 इक्वल टू 60, ए बी 3। तो कहने का मतलब ए बी नाम का हमने बना दिया, उसके अंदर बोल दिया कि 1 से लेके 5 रो है और इस तरह से नंबर करके वैल्यू डाल सकते हैं। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि इस एरे को हम इस तरह के लूप के साथ डील कर सकते हैं जो कि हम वेरिएबल को नहीं कर सकते। तो एरे क्यों, एरे क्या है वो पता चल गया। तो एरे का डेफिनेशन बोले तो स्टोर द मल्टीपल डेटा विथ सेम टाइप। मतलब कि ये लॉन्ग है तो ये लॉन्ग डेटा ही लेगा, ये स्ट्रिंग नहीं लेगा। समझ में आया सर? तो लॉन्ग है
तो लॉन्ग ही लेगा, स्ट्रिंग नहीं लेगा। कोई दिक्कत इसमें? सर वंस अगेन एक बार रन करके दिखवाइए ना। रन लीजिए, एक मिनट, ए भी होगा ना, ए कर दिया मैंने। ठीक है, हो रहा है ना सर? यस सर। अब इसका एक फायदा और ये, अब इसको हटा देता हूं। इसका फायदा ये है कि अगर मान लीजिए कि मेरा ये फिक्स नहीं, कल के डेट में ये नंबर बढ़ सकता है, घट सकता है, तो क्या करें? तो क्या इसको ऑटोमेट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप क्या करें, इसको हटा दें। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ कि डिम रो आर एज ए ऑल्सो लॉन्ग, और फिर आर इक्वल टू, मुझे लास्ट रो लेना है, तो रोहित जी क्या करेंगे बताइए? मुझे लास्ट रो लेना है, तो क्या करेंगे? 55,000। एक फिल डाउन करके फिर अप आ जाएगा। जी जी, जो कल बताया था आपको मैंने, रेंज ए 65,000 या 10 लाख डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट रो, तो लास्ट रो नंबर आर को पता चला। अब मैं यहां पे लिखूंगा री डिम, ठीक है, और यहां लिखूंगा ए बी, और इसके अंदर लिखूंगा 1 टू आर एज ए लॉन्ग। ठीक है, अब इसको रन कर सकते हैं, ठीक, रन हो रहा है, तो नंबर बढ़ा, सर बढ़ गया। तो बोले सर डायरेक्ट हम यहाँ ऊपर क्यों नहीं कर सकते? देखिए एक नियम देखिए कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, एरे हो चाहे कुछ भी हो, उसमें आप किसी भी तरह का कोई अदर वेरिएबल नहीं ले सकते। मतलब मैं यहाँ पे R1 to R नहीं दे सकता, समझ में आया सर? ये कंसिडर नहीं करेगा। तो अगर मुझे किसी वेरिएबल की डेटा टाइप को चेंज करना है, उसके लिए हम रीडीम यूज करते हैं। जैसे कि मैंने डिफाइन किया था लॉन्ग, बट मुझे नीचे आके इस मान लीजिए एम नाम का मैंने वेरिएबल यूज किया, जहां मुझे दो फंक्शन में यूज करना है। एक फंक्शन जो है वो देती है, फॉर्मूला देती है, और दूसरा फंक्शन जो है आपका ये देता है, क्या बोलते हैं, डेसिमल देता है। तो मैं चाहता हूं कि ये दोनों डेटा टाइप जो है मैंने ऊपर लॉन्ग की तरह काम करे, नीचे डबल के काम करे। तो उसके लिए हम लोग रीडीम से उसको चेंज कर देते हैं, नया वेरिएबल्स ना बना के हम उसको चेंज कर देते हैं, वो कहलाता है रीडीम। समझ में आ गया रीडीम? कोई कंफ्यूजन किसी को रीडीम पे? अब एरे जो होता है दो तरह के होते हैं, सिंगल डायमेंशन एरे और मल्टीपल डायमेंशन एरे। सिंगल डायमेंशन जैसे मैंने ये बताया कि एक कॉलम चला, मतलब कि एक रो का डेटा हुआ, बात करते हैं इस तरह से। लेकिन मान लीजिए मुझे 3 रो का डेटा है, इस तरह से 3 रो का डेटा है, तो ऐसे केस में तो हमें 3 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने, एरे बनाने पड़ेंगे क्या? क्या सर? जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल डायमेंशन एरे ले लेंगे। हम लिखेंगे कि डिम आर, और लिखेंगे 1 2, कितना है, अभी मैं ऑटोमेट आप कर लीजिएगा रिडीम करके, 12 12, और फिर कॉमा 1 2 3 कर दिया, और एज ए लॉन्ग। समझे? ये बोला कहलाया मल्टी डायमेंशन एरे। अब मान लीजिए कि कैसे वर्क करेगा। देखिए सिंगल डायमेंशन एरे क्या होता है कि सिर्फ एक कॉलम होता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह का एक टेबल होता है, जिसमें ये हमने जो मान लीजिए आर दिया, ए आर दिया, तो ए आर जो है इसका, या ए बी इसका नाम हो गया।
अब ये हो गया आपके इसका नंबर, जो स्टार्ट 1 से किया तो 1, 0 से किया तो 0, और सिक्वेंसली इस तरह से सीक्वेंस होगा। तो अगर मान लीजिए मुझे A5 में वैल्यू स्टोर करना है, तो A5 कहाँ? यहाँ है। जैसे A5 में 100 इंस्टॉल करना है, यहाँ पे 100 स्टोर हो जाए। मल्टी डायमेंशन एरे में क्या होता है, इस तरह का एक टेबल होता है, जिसमें ये आपके ए रो है, 5, 7, 10, 15 जो है वो रो कहलाता है। और ये आपका एक कॉलम कहलाता है, इसका नाम मान लीजिए आर कर दिया। तो अगर मुझे वैल्यू स्टोर करना है यहाँ पे आर 1,1 इक्वल टू 50, तो क्या करेगा ये? 1,1 का मतलब हुआ पहला रो पहला कॉलम। ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका 1, 2, 3। तो 1 का मतलब हुआ यहाँ पे वैल्यू है, समझे? ये कहलाता है मल्टी डायमेंशन एरे। क्या कहलाता है? मल्टी डायमेंशन एरे। क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं सर। तो इसका यूज हम करते हैं। इसका यूज हम जब मुझे टेबल का डेटा, एक टेबल का डेटा उठा के किसी और कंपोनेंट पे डालना होता है, वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? आगे बढ़े। जी सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो एरे हम समझ चुके हैं, ठीक है? डेटा टाइप कंप्लीट हो गया। अब डेटा टाइप के बाद आता है ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप में क्या होता है कि जब कोई हम फीचर, कोई ऐसे फीचर्स को हम रख करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे ये जो रेंज है, ये इसको मुझे कॉपी करना पड़ता है, बार बार कॉपी करना पड़ता है, तो बार बार मुझे इसका रेफरेंस देना पड़ता है। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखते हैं कि डिम आर एज ए रेंज, फिर करते हैं कि सेट आर इक्वल टू रेंज A1 से लेके C10। ठीक है? अब कहीं भी मुझे ये पूरा और इसका सीट भी दे सकते हैं यहाँ पे कि डिम WS एज ए वर्क सीट, और यहाँ पे हम कर देते हैं कि सेट W इक्वल टू वर्क सी, सॉरी यहाँ पे सीट देना पड़ता है, शीट्स, और शीट्स के अंदर हमने दे दिया C1। तो अब मुझे यहाँ पे अगर हम R इक्वल टू डब्ल्यू एस है ना, WS कर देते हैं, तो अब कहीं भी मैं R लूंगा कि R डॉट कॉपी, तो मैं किसी भी सीट पे रहूं, मैं इस सीट पे हूं और इस माइक्रो को रन कर दिया, इस माइक्रो को अगर रन कर दिया, तो आप देखेंगे कि सीट 1 के डेटा को ही इसने कॉपी किया। समझ में आया सर? तो इसका यूज तब करते हैं जब हम मल्टीपल सीट्स और मल्टीपल फाइल्स पे काम करते हैं। मल्टीपल सीट्स, या देखो कितना गलती हुआ, देखो नेक्स्ट, एक सीट से दूसरे सीट या एक फाइल से दूसरे फाइल का यूज करते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि डिम W एज ए वर्क बुक, अब यहां पे कर देंगे हम सेट W इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक। ठीक है? अब मुझे यहाँ पे WS में सीट जो डाला उसको हमने W कर दिया, तो फिक्स हो गया कि जो एक्टिव फाइल थी उसकी जो सीट 1 थी उसकी A1 से 1, तो अब कहीं भी मुझे चाहिए तो डायरेक्ट ले। अगर मान लीजिए कि डिफाइन मैं नहीं करता, तो क्या कोड लिखना? तो मुझे यहाँ पे कोड लिखना पड़ता कुछ इस तरह से।
कि एक्टिव वर्कबुक डॉट seeds1 डॉट रेंज डॉट कॉपी। हर बार लिखना पड़ता है। अभी तो मैंने कॉपी किया, कल के डेट में मैं उस पे फॉन्ट लगाऊंगा, कल के डेट में कुछ और लगाऊंगा, तो हर जगह मुझे इतना लंबा लिखना पड़ेगा। समझ गए सर? हर बार इतना लंबा लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन, क्योंकि बीच में आप लोगों की बहुत कंफ्यूजन थी वेरिएबल पे। अब मेरे हिसाब से वेरिएबल्स के ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या बोलना है सर? है कोई जिसके वेरिएबल पे कंफ्यूजन है? नहीं सर। दोस्तों 2 को 10 बार ठीक है सर? तो अब हम अगली टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, लूप्स के। लूप क्या हो? हालांकि मैंने पहले भी समझाया और दोबारा समझाता हूं। अब देखिए, यहाँ पे ऑप्शन स्प्लिट आ गया क्योंकि रिक्वायर वेरिएबल यहाँ पे हमने कर रखा है। ठीक है सर? तो सब्जेक्ट हम यहाँ पे लूप अंडरस्कोर। लूप का सिंपल सा यूज समझिए। लूप का यूज होता है कि किसी कोड को 10 बार, 20 बार, 50 बार रन करना, दैट इज द लूप। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 1 से लेके 50 तक का नंबर लिखना, तो इसके लिए हम लगा देंगे फोर लूप कि फोर आई इक्वल टू चले 1 टू 50, और फिर यहाँ पे हमने कर दिया नेक्स्ट आई। अब यहाँ पे हम सिंपल सा दो तरीके ले सकते हैं, या तो हम ले सकते हैं सेल्स आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू आई। एक तो ए ले सकते हैं, रन कीजिए, देखिए आज 1 से 50, सॉरी आई करना था ना, 1 कर दिया, सॉरी माफी चाहूंगा, आई। तो आप देखेंगे 1 से लेके 50 तक का नंबर दे दिया। अब इस सेल्स ना लगा के हम यहाँ रेंज यूज कर सकते हैं। तो रेंज पे A1 B1 C1 होता था, हाँ, हम ए के साथ कॉन्केट करेंगे आई को, ठीक है ना, और आई को डॉट वैल इक्वल टू, तो आई पहला बार में क्या होगा, 1 होगा, तो A1 बन जाएगा। दूसरा बार में क्या होगा, 2 होगा, तो A2 बन जाएगा, देन A3, देन A4, देन A5। ये कंटिन्यूअस, ये देखिए यहाँ पे 1 से 50 तक। लेकिन मान लीजिए मुझे इसी नंबर को इस तरह के एक टेबल में चाहिए, 5 कॉलम और 10 रो के टेबल में चाहिए, ठीक है? तो ऐसे केस में हम फिर मल्टीपल लूप का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल करेंगे, मल्टीपल लूप। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1 टू 10 हो जाएगा, आई 1 टू 10, और इसी के अंदर हम एक और लूप लगाएंगे जे। अब यहाँ पे आई नहीं कर सकते क्योंकि एक वेरिएबल जो आपने दूसरे लूप को दे रखा है, वो वेरिएबल फिर तीसरे लूप को नहीं देना है, मतलब पहले लूप को दे रखा है उसको दूसरे को नहीं देना है। तो 1 टू 5, और फिर हमने कर दिया नेक्स्ट जे। अब यहां पे देंगे सेल्स आई कॉमा जे, मतलब आई जो हो जाएगा रो हो जाएगा 1, और फिर कॉलम जो हो जाएगा वो आपका जे हो जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब एक आई एक बार चलेगा तो जे हमारा 5 बार चलेगा। डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब यहां पे हम क्या, कि मुझे 1 टू सीक्वेंस चाहिए, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं कि dim r एज ए रेंज, सॉरी r एज ए लॉन्ग। यहाँ पे करते हैं r
तो सिस्टम खोलो, चैट जीपीटी से तुम ना मांगो अबाउट सेल्फ, उसको लिख आर इक्वल टू r+1 और यहाँ पे कर दिया हमने r। ठीक है, अब मैं इसको जब रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये इस तरह के कॉलम में है ना। अब ये कैसे काम कर रहा है, एक बार इसकी वर्किंग प्रोसीजर को समझते हैं। उसको समझने के लिए हमने बताया था डिबग के अंदर स्टेप इनटू के अंदर में F8 इसका शॉर्टकट होता है, वो प्रेस कीजिए F8। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका r इक्वल, यहाँ पे i इक्वल टू 1 है और j इक्वल टू क्या है 2 है। तो ये क्या कर रहा है कि i के ऊपर वैल्यू डाल के 2 और एक पहले नंबर रो और दूसरे नंबर कॉलम में वैल्यू डाल दिया और यह रहा हमारा r के वैल्यू 2 डाल दी। नेक्स्ट बार क्या हुआ कि इस बार j क्या हो गया 3 हो गया, एक ऐड हुआ। तो इसी तरह से 5 बार एक करेगा तो एक कॉलम पूरा हो गया, 5 बार करते ही एक कॉलम पूरा हो गया। अब एक कॉलम पूरा हो गया तो i जो है अपना मान चेंज किया जो कि 2, जो दूसरा कॉलम है, तो ये हमारा दूसरा कॉलम पे आ जाएगा। देखिए, ये हमारा दूसरा कॉलम चलेगा। इसी तरह से पूरा कंटिन्यूअस आपका चलता जाए। ये हो गई हमारी लूप। इसी तरह से एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप रख देते हैं। अब लूप में अगला आता है रिवर्स लूप। क्या आता है? रिवर्स। तो बोले रिवर्स लूप क्या होता है? जैसे लूप हमेशा आगे से स्टार्ट टू एंड चलता है ना सर। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 4 i इक्वल टू चले 1 टू 10। देखिए मुझे अगर 10 टू 1 चलाना हो तब क्या करें? क्या, या फिर अब रिवर्स लूप छोड़िए, स्टेप। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे यहाँ जो है हर एक इवन नंबर डाल, क्या डालना है? इवन नंबर, कि 2 आए, इस तरह इवन नंबर डाल। तो यहाँ पे लगाते हैं स्टेप, स्टेप 2। अब फिर यहाँ अगर हम करते हैं इस, यहाँ पे आर, फिर आर इक्वल टू r+1 और सेल्स r,1 डॉट वैल्यू इक्वल टू i। तो ये देखिए क्या है, देखा 1 3 5 7 9। अब यहाँ मैं 2 से स्टार्ट कर दूंगा तब क्या हो जाएगा? ये आपका इवन नंबर है ना सर। तो स्टेप इन्फो इसका होता है। इसलिए मैंने अगर मान लीजिए -1 कर दिया तो अब ये रिवर्स चलेगा। तब यहाँ डाल सकता हूँ मैं कि 10 टू 1, क्या डाल सकता हूँ? 10 टू 1। अब मैं इसको लूप करूंगा तो आप देखेंगे कि उल्टी गिनती आ जाएगी, हमारा 10 टू 1 का इस्तेमाल। समझ गए? अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, चलिए। तो मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है ईयर, क्वार्टर और प्रोडक्ट नंबर 1। पूरा प्रॉम्प्ट करो, तुम्हारा नाम क्या है, किस क्लास में पढ़ते हो, कहाँ क्या करते हो, सुबह देगा। दो यहाँ पे क्वार्टर 1, क्वार्टरली रिपोर्ट है। और मैं इसको 2010 से शुरू करता हूँ। इसको नीचे तक हमने ड्रैग कर। अब मुझे मैंने यहाँ पे एक सीरियल नंबर लगाता हूँ।
4 1 1 1 1 मैं एक डेटा सेट तैयार कर रहा हूँ पहले से। 9 तक है और फिर इस नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे डाल देता हूँ ईयर। एक एक डेटा मैंने आपके सामने एक तैयार कर दिया। मुझे क्या चाहिए बताता हूँ। क्या हो गया, डस्ट उड़ रहा है क्या? तो मुझे एक इस तरह का एक डेटा है। अब जैसे यहाँ तो ईयर टोटल दिया हुआ, ईयर का कॉलम मैंने आपके समझने के लिए डाला हुआ, ठीक है ना? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। बट इतना पता है कि हर चौथा नंबर जो है वो उठाना है। क्या उठाना है? हर चौथा नंबर। एवरी फोर्थ नंबर को पिक करना और यहाँ पर रखना। ठीक है? तो चलिए इसके लिए हम एक मैक्रो बनाते हैं। समझ में आया क्या करना है सर? जैसे इसको उठाना है, ये पहले तो यहाँ पे इसको उठा के हम कॉपी करके हेडिंग पहले डाल देता हूँ मैं। फिर क्या करेगा कि ए यहाँ से उठाएगा, इसको कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा, ऐसे सब करेगा। अब ये हो सकता है यहाँ पे कि आपको लगे नहीं तो फ़िल्टर कर लेंगे, तो डेटा एक अच्छा है तब ना। लेकिन मैं आपको एक सोचने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि डेटा उतना अच्छा नहीं, तब क्या? क्या सर? डेटा आपका उतना अच्छा नहीं है, ऐसे केस में क्या करें? तो विजुअल बेसिक पे आते हैं। सब्जेक्ट प्रोजेक्ट नंबर 11 ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे आते हैं डिम WS एज ए वर्कशीट। यहाँ पे करते हैं सेट WS इक्वल टू शीट्स और हमारा डेटा हो गया। ठीक है, और पेस्ट कहाँ करना है? तो डिम WS यहाँ पे डेटा W कर देते हैं एज ए वर्क शीट और यहाँ पे सेट करते हैं सेट W इक्वल टू शीट्स और कौन सा शीट में लेना है? तो शीट 3 पे ले जाना, शीट। अब यहाँ पे हम लूप लगाए। तो 4i इक्वल टू चले 1 2 से, सॉरी 2 से, क्योंकि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 2 से शुरू होगा, तो मुझे दूसरा नहीं चाहिए, दूसरा
तीसरा, चौथा, पांचवा, 4 का स्टेप है ना हमारे, 4 का स्टेप, 5 का स्टेप चाहिए। 2 से 2 कहाँ तक चले, तो हमने बोल दिया WS डॉट रेंज A65000 डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट रो, इतना। और नेक्स्ट, इसमें हमने बोल दिया स्टेप 5। अब मुझे एक बार चेक कर लेना है ये आई कॉलम, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखते हैं रेंज आई के साथ कॉन्केट कर दिया अगेन आई को, आई कॉलन है ये आई वेरिएबल है, कंफ्यूज मत होइएगा। डॉट वैल्यू इक्वल टू आई, इसको एक बार रन करते हैं। रन करके मैं चेक करना चाहता हूं कि जो नंबरिंग है, अब देखिए 2 यहाँ पे है, तो मुझे 2 से स्टार्ट नहीं करना था, मुझे स्टार्ट करना था 5 से, राइट, 5 नंबर रो से। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 नंबर रो कर देता हूँ। अब इसको रन करता हूँ, तो 5 आया, ओके 5 नहीं, फिर मुझे 6 यहाँ पे स्टेप 6 करना पड़ेगा। एक कम आ रहा है ना, देख रहे 5 नहीं, मुझे 6 से शुरू करना था, स्टेप तो 5 ही रहेगा, 5 का गैप है ना, 6 से स्टार्ट करना है। 6 से स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आया, सारे जितने भी टोटल उसी के आगे आया हुआ है ना सर। तो हमने इसको डाल के चेक कर लिया कि मेरा लूप का जो कंट्रीब्यूशन है सेम है कि नहीं। अब मुझे डेटा उठा के डाल, तो सिंपल सा मैं यहाँ लिखूंगा कि WS डॉट रेंज के अंदर हमने सेल्स दिया, स्टार्टिंग पोजीशन आई रो है और कॉलम नंबर हो जाता है 1, ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन। एंडिंग पोजीशन हो जाएगा सेल्स आई रो एंड कॉलम नंबर कौन सा है, 8वां डॉट कॉपी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि WS आपने यहाँ लगाया तो इसके आगे भी WS लगना ही चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो जितना भी रेंज यूज कर रहे हो उसके आगे जो वेरिएबल सीट नेम है, वो सीट नेम जितने भी रेंज है सब पे होना चाहिए। और पेस्ट कहाँ करना है, तो पेस्ट करना है W डॉट रेंज A65000 डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल, ठीक है। अब देखिए रन कीजिए, एक मिनट, ठीक क्या होगा भाई, वर्कशीट फेल। सर A65,000 सर में एक 63,000 मिनट से पहले कॉमा लगा हुआ है सर। ओ ये तो अरे कुछ गड़बड़ है। आ गया सर, ओके। हाँ मत भैया भेज दे लो तंगा में, तंगा में भेज दे लो क्लास पे। ओके समझ में आ गया। तो ये हमारा स्टेप का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स लुकअप। माइनस में दीजिएगा तो रिवर्स में, और प्लस में दीजिएगा तो आपका
उतना स्किप करके चलेगा। क्लियर है रोहित जी, समझ में आया आपको? जी सर क्लियर है। तो यहाँ फोर लूप तो आप लोग समझ चुके हैं। किसी को ऐसा कंफ्यूजन है फोर लूप में? फोर लूप के अंदर किसी को कंफ्यूजन है? नो। नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ो। फोर लूप के दो पार्ट होते हैं। अभी फोर मैंने दिया, इसमें स्टार्ट टू एंड दिया। अब एक और फोर लूप होता है, जिसको हम लोग फोर ईच करते हैं। क्या कहते हैं? फोर ईच। फोर ईच लूप क्या करता है? जैसे कि मैं एक मैक्रो ऐसा बनाना चाहता हूं कि जो मैं सिलेक्ट करूं, ठीक है ना, और वो मेरा मैक्रो उतने ही एरिया में चले, बाकी एरिया में ना चले। जितना एरिया में सिलेक्ट करूं उतने एरिया में चले, बाकी एरिया में ना चले। जैसे मुझे यहाँ पे करना है कि जो ग्रेटर देन 50 है उसको हाईलाइट करना, बट ये मैक्रो चलना चाहिए सिलेक्टेड एरिया। तो उसके लिए हम लगाते हैं फोर ईच का। जैसे सब्जेक्ट आर, यहाँ पे फोर ई ब्रैकेट ओपन क्लोज। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे डिम आर एज ए रेंज और लिखेंगे कि फोर ईच आर इन सिलेक्शन। जो डेटा सिलेक्ट है वो अब आर के नाम से जाना जाएगा, और एक एक करके हम आर के ऊपर जो भी करेंगे वो हमारा सिलेक्टेड डेटा के ऊपर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया कि इफ आर डॉट वैल्यू इज आर डॉट वैल्यू इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन आर डॉट इंटीरियर, जो कि कलर करने का कोड होता है, डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू श्याम कर दीजिए और यहाँ पे एडिट कर दीजिए। अब ये माइक्रो जो 4E है कहां तक चलेगा? जितना नंबर ऑफ शीट्स होगा उतने, जितना नंबर ऑफ सॉरी जितना एरिया सिलेक्टेड होगा वो उतने में ही चलेगा, बाकी एरिया पे नहीं चलेगा। ठीक है? तो ऐसा माइक्रो आप बनाना चाहते हैं जो सिलेक्टेड एरिया पे चले, तो उसके लिए हम फोर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं चाहता हूं जितने नंबर ऑफ शीट्स है ना वो उतना ही चले, जितना नंबर ऑफ शीट है उतने पे ही चले, बाकियों पे ना चले। तो यहाँ पे सब्जेक्ट फोर ई नंबर 2 ब्रैकेट ओपन क्लोज, क्या हुआ? नहीं नहीं बोले उसको। डिम डब्ल्यू एज ए वर्क शीट, फिर लगाया कि फोर ईच डब्ल्यू इन एक्टिव वर्क बुक डॉट वर्क, यहाँ पे वर्कशीट होगा, डॉट नेक्स्ट आई। 5 बार टेबल नहीं, वो बोले तो 16 से 20 तक का 5 बार टेबल, 5 बार। और यहाँ पे लिखते हैं कि w डॉट नेम इक्वल टू डेटा। और एक नाम के दो फाइलें तो नहीं बन सकती ना, यहाँ पे i इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया ताकि काउंटिंग बढ़ता रहे, 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग बढ़ता रहे। अब मैं जैसे इसको रन करूंगा, एक मिनट, नेक्स्ट यहाँ पे जो यहाँ दीजिएगा वही नीचे भी होगा। इसको मैंने रन, तो देखिए यहाँ पे डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3। तो हमने फोर लूप को जाना, फोर लूप में बताया कि हम फोर आई इक्वल टू 1 2 10 या जो भी कैसे लिखते हैं। फिर हमने बात की यहाँ पे फोर ईच के बारे में। एक समझ में आ गया कि फोर लूप क्या होता है, फोर ईच और फोर आई दोनों समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? बताइए। रोहित जी, दीपक जी, आप सभी लोगों को बोल रहा हूं।
नहीं सर। नहीं है सर। किसी को दिक्कत नहीं है? 4 समझ में आ गया? अब लूप की अगली कैटेगरी होती है, वो होता है फॉर डू व्हाइल। अब इसका प्रॉब्लम बताते हैं। हमने एक मैक्रो बनाया था dd का, बनाया था ना सर? अब इस मैक्रो को मैं रन करूं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंटर द डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ मैं ना डालूं तो ना डालूं या कैंसिल कर दूं, ओके कर दूं, तो कोई का क्या होगा सर? आपको मैक्रो एरर देगा ना सर, टाइप मिसमैच का, क्योंकि इनपुट बॉक्स में यूजर ने इनपुट डाला ही नहीं। अब यहाँ पे मुझे एक कंडीशन लगाना है कि प्लीज चेक डीओबी इज प्रॉब्लम समझ में आया सर कि नहीं? तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कंडीशन लगा, अब इफ कंडीशन लगाऊंगा कि इफ डीओबी इज नॉट इम्पेटिव, तो अब को कितना बार इनपुट बॉक्स कितना बार चले? मैं चाहता हूं कि भाई तुम जब तक यूजर यहाँ पे जब तक डेट ऑफ बर्थ डाले ना, तब तक वो आगे बढ़े ही नहीं। तो ऐसे केस में हम इसको क्या करेंगे, डू लूप के अंदर डालेंगे। हम लिखेंगे डू वाइल डीओवी इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और फिर इसके अंदर में लूप। अब इसको मैं रन करता हूं। ओ सॉरी, डीओबी डेट है ना, तो डेट फॉर्मेट में होगा। ये देखिए 00 दिख रहा है आपको सर, इस फॉर्मेट में 00/00/0। नहीं 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 नहीं, इक्वल टू करना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। यहाँ पे हम एम एस जी बॉक्स के अंदर लेन लगा, लेन में हम डी ओ बी कर, क्या रिजल्ट आएगा? 8। तो डेट हो जाने के कारण ऐसा है। यहाँ मुझे डीओबी को ये नहीं करना है, यहाँ लिखना इज डेट, इज डेट डी ओ बी। दिखा सर? अब जब तक मैं इसमें डेट नहीं डालूंगा तब तक ये हटेगा ही। यहाँ पे डाल दिया 10th जैन 2002। जैसे उल्टा कंडीशन लग गया, इक्वल टू फॉल्स। अच्छा, ये जो वाइल नहीं लगेगा, इसको उल्टा कंडीशन देना पड़ेगा, ये अनटिल करना पड़ेगा। अब चलेगा।
क्योंकि अगर डेट ब्लैंक होता है तो ऑलरेडी डेट ही होता है। तो यहाँ पे हमें ए नहीं लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। 2 while DOB is less than equal to हम्म, ठीक है। तो ए देखिए, ए हमने क्या लगाया, क्योंकि और डेट था इसका आंसर, और डेट पे 000 आ गया। हमने बोला कि अगर डेट ए लूप जो है, ए लूप तब तक चलता रहे जब तक कि इसका डेट जो है इससे नीचे ना हो, नीचे जब तक नीचे हो। जैसे ऊपर हुआ मतलब कि कोई डेट डाला, कोई डेट डालेगा तो इससे ऊपर डेट डालेगा। कंप्यूटर की स्टार्टिंग डेट ही होती है, तो ये दे दे। मतलब कि व्हाइल लूप में अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे एक अलग में ले जाके, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बोला कि डिम एम एज ए स्ट्रिंग, पांच वाले क्या कैसे होगा, एक एक स्पेलिंग, ये चेक करो स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं। एम इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे हमने डाला एंटर नेम, ठीक है। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो यहाँ पे पूछेगा कि नाम डालो, हम नहीं भी डालें, कैंसिल भी करें तो आगे नहीं बढ़, आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लूप लगा दिया कि while m is not equal to blank then loop, मतलब m पे जब तक कोई वैल्यू डले ना, इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू डाला। मतलब जब तक a ट्रू होता है, ट्रू कब होगा, जब इनपुट बॉक्स में कोई वैल्यू नहीं डलेगी तो ये आपका ट्रू होगा। जब तक ये ट्रू होगा उतना, जितना बार ट्रू होगा उतना बार ये इस इनपुट बॉक्स को चलाता रहे। तो वाइल लगाना भूल गया मैंने, ट्रू लगाना, ठीक है। सॉरी, इक्वल टू करना है, ओके। अब इसमें कुछ डाल देंगे तो हट जाए। तो ये जो वाइल के अंदर क्या होता है कि वाइल में जो आप कंडीशन डालते हैं, एक कंडीशन जब तक फुलफिल हो रही है, ट्रू हो रही है, मतलब जैसे कि हमने रन किया, तो रन करते ही अब एम हम कुछ नहीं डाले, कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करेंगे तो ये ब्लैंक एम पे स्टोर होगा। तो एम इक्वल टू ब्लैंक, कंडीशन फुलफिल हुआ, तो फुलफिल होते ही इसने वापस इनपुट बॉक्स को रीरन कर दिया, यहां से क्लोज किया, ब्लैंक गया, वापस इसमें कोई वैल्यू हमने डाला, वैल्यू डालते ही एक कंडीशन फॉल्स हुआ, फॉल्स होते ही क्या हो गया, लूप खत्म हो गया और आगे प्रोसीजर आगे हो। अब इसी का उल्टा अगर हम करना चाहे तो एक आता है आपका अनटिल, क्या आता है, अनटिल, व्हाइल अनटिल। अब अनटिल अगर हम यहाँ पे डालें तो यहाँ पे जब रन करेंगे तो कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अनटिल कहता है कि जैसे कंडीशन ट्रू होगा मैं माइक्रो लूप को स्टॉप कर दूंगा, जैसे कंडीशन ट्रू हुआ स्टॉप द लूप,
तो मुझे यहाँ पे नॉट इक्वल टू करना होगा अप्लाई, कि जब तक कंडीशन फॉल्स होता रहेगा तब तक वो चलता रहेगा, जैसे कंडीशन ट्रू हुआ बंद हो गया। ठीक है, ठीक है, ये लिखो। क्लियर है सर? डू वाइल लूप समझ में आ गया? डू अनटिल लूप, इसका यूज तब तक होता है कि ऐसे कोई कंडीशंस के अकॉर्डिंग मुझे रन करना हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। सो आज की क्लास जो थी वो इसी की